तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है, हम यहाँ पे क्या कहना चाहें तो फर्स्ट वी विल डिस्कस लीनियर। तो देखो, हम लोग ने लोअर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है ना। हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे 2x + 5 = 0, 7x - 9 = 0, ये सब पढ़ा है। तो इट हैज़ वन, है ना, तो इट हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो बेसिकली क्या होता है, इट हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या रूट, जो भी बोल लीजिए आप, है ना। सो इट हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन / रूट, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन और रूट ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग नहीं होता है। मतलब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग सोल्यूशन और रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जनरली जो सोल्यूशन होता है ना, ये चीज़ हम एक तो ये दे देते हैं, सोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ रियल नंबर हो सकता है। सोल्यूशन ऑलवेज रियल, ये जो होता है रियल और इमेजिनरी, मतलब रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन हमेशा रियल होगा। अगर मेरा कोई रूट इमेजिनरी आया तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग उतना डिस्टिंग्विश नहीं करते, यहाँ पे एक ही रूट आता है वो, है ना, लेकिन, है ना। तो इट हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन / रूट। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर ये भी हम लोग ये भी एक अलग ही चैप्टर होता है अपने में, लेकिन हमने एक ओवरव्यू दे दिया क्योंकि हम कुछ गलत नहीं पढ़ाना चाहते। हम चाहते फंडामेंटली हम जो भी डिस्कस करें सही हो। तो लेकिन इस चैप्टर में सोल्यूशन और रूट का उतना कोई डिफरेंस है नहीं, ये चीज़ हम श्योर कर दे रहे हैं, सोल्यूशन और रूट। लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे अगर बाद में, तो वहाँ पे हम लोग, और वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट समझ में आया कि सोल्यूशन और रूट दोनों अलग अलग नाम क्यों है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सोल्यूशन ही यूज़ करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग रूट वर्ड का जिक्र नहीं करेंगे, सोल्यूशन वर्ड का जिक्र करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, तो अब हम लोग चैप्टर कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। अब आते हैं हम लोग लीनियर। अच्छा, एक्स तो पता है ना, एक्स यहाँ पे वेरिएबल, और तो वो वेरी करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया 7x + 5y = 9, 2x + 3y = 7। अच्छा, अगर हम लोग इसको 7x + 5y - 9 ऐसे लिख दिए, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम लोग 5y - 9 = -7x लिख दिए, अगेन ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली हम लोग ये 2x + 3y है, इसको हम लोग -2x - 3y = -7 लिख दिए, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब जिसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दोनों का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। बस यही होता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, तो बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखने का, जो वैसे तो हम लोग देखें कि ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 9 को यहाँ ले आए -9, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और ये एक बात है,
सिमिलरली ये 7x को यहाँ ले गए तो ये एक ही बात है। सिमिलरली ये और ये एक ही बात है। ये जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी वही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी वही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों एक ही बात है और ये दोनों एक ही बात है ना। तो बस हमने जो मतलब टर्म्स है उसको हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों का मतलब एक है, तीनों का भावना एक है, तीनों का जो सार है वो एक ही है। तीनों एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या बहुत मैथमेटिकली बोले बहुत रॉ टर्म्स में बोले तो तीनों एक ही इक्वेशन है, बस दिखने में अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही इक्वेशन है। बस इस 9 को यहाँ कर दिया या ये 7x को था कि यहाँ कर दिए, ठीक है। तो ये इंसाइट क्लियर हुआ। चलो सो अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने का? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लिखने का वो होता है ax प्लस by इक्वल टू c। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, समझ लो a 0 हो गया, अब क्यों होना चाहिए? ऑलवेज। अच्छा समझ लो इफ़ a इज इक्वल टू 0 तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया? by इज इक्वल टू c। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली इफ b इज इक्वल टू 0 तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया? ax बराबर c। अगेन ये भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसीलिए a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ही वो मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर कोई भी एक 0 हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो 2 वेरिएबल होने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट नॉन जीरो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अब चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। है ना, नेक्स्ट चीज़ पे। What does a linear equation in 2 variable represents graphically? तो ग्राफिकली एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा चलो, इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जो होता है वो एक तरह का कंडीशन ही होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा बात है। अब चलो, लेकिन है ना, कोई भी इक्वेशन है वो, जैसे समझ लो यहाँ पे 7x, तो ये क्या, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो अच्छा, क्या जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बोले कि एक यूनिक सोल्यूशन होता है, तो क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी क्या यूनिक सोल्यूशन होता है? नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपका इन्फिनाइट सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई हो सकता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि समझ लो मेरा कोई इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5। तो अगर हम x बराबर 1 लेंगे, y बराबर 4 लेंगे, तब भी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x बराबर 2.5 लेंगे, y बराबर x बराबर 3.5 लेंगे और y बराबर 1.5 लेंगे, तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे इन्फिनाइट सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई है,
दे आर infinite sets of x and y which satisfy infinite sets of x and y which satisfy linear equation in two variable. ठीक है, ठीक है. सो अब देख लो ग्राफिकली it represents a straight line. अब ये ग्राफ बनता कैसे है? सो लेट्स, तो ग्राफ होता है क्या? तो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है. अब जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है. सो होता ये है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं. हमें कोई भी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो इसका मतलब क्या है ना. हम जब कह रहे हैं कि हमें एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है ना. इसका मतलब क्या होता है? अब इसको अभी हम लोग समझते हैं बहुत बारीकी से. इसका मतलब होता है कि उस कंडीशन को, जो भी देख लो इक्वेशन तो एट लास्ट एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन को जो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं, जो सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करते हैं, उसका जो करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है, तो सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई जो होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि समझ लो एक्स, जैसे समझ लो ये वाला कोऑर्डिनेट है 2,3, ये 2,3 वाला कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ हम लोग एक इंसाइट दे रहे हैं कि हम लोग प्रॉपरली समझ सके कि लीनियर इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन है उसको ग्राफ में प्लॉट करने का मतलब क्या होता है? ये कोई भी कंडीशन है. अच्छा, इक्वेशन का कंडीशन होता है नहीं, इक्वेशन एक का कंडीशन होता है. कंडीशन बहुत सारा हो सकता है. इक्वेशन एक मतलब आप कह सकते हैं इक्वेशन इज इक्वेशन, मतलब देख लो अगर हम बहुत साफ सरल भाषा में बोले तो इक्वेशन is a way to express a condition. कोई भी इक्वेशन जो होता है वो एक वे होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है उस कंडीशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए. तो इक्वेशन इज अ वे टू एक्सप्रेस अ कंडीशन मैथमेटिकली. है ना. तो इक्वेशन इज अ वे टू एक्सप्रेस अ कंडीशन मैथमेटिकली, है ना. तो कंडीशन जो होता है वो इक्वेशन से बहुत ऊपर लेवल का चीज़ होता है. लेकिन जो कंडीशन होता है वो एक मतलब उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि उसको तुम इक्वेशन में लिख दो.
है ना। अब कोई भी इक्वेशन होता है उसको ग्राफिकली प्लॉट कैसे करते हैं, तो जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करते हैं, जो भी वैल्यू ऑफ एक्स वाई उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट कीजिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो 2 + 3, ये 2 + 3 ये भी होगा, और फिर ये 4 + 1 ये भी होगा। अब देख लो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी तो होंगे, जैसे कि समझ लो, जैसे यहाँ पे जो 2.1 है और यहाँ पे कुछ 2.9 है ना, तो 2 2 4 4.95, तो 2.9 और 2.1 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, वी विल प्लॉट इट। सो सिमिलरली 2.1 और 2.9 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चलो इसको प्लॉट करेंगे। आए तो देखिए ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स आने वाला है, ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स प्लॉट हो सकता है ना। ऐसे आप इन्फिनाइट पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। इनफैक्ट जो मेरा एक पूरा इक्वेशन, अगर आप हर एक इन्फिनाइट पॉइंट उस इक्वेशन के, हमने बोला ना इन्फिनाइट सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई जो सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर हम तो देखिए आप, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट जो हमने प्लॉट किया वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। और ख़ास बात ये है कि अगर हमने जो कहा कि इन्फिनाइट सेट्स ऑफ वैल्यूज होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं एक लीनियर इक्वेशन को, अगर हम पूरा का पूरा इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दे, सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई को, मतलब सारा जितना भी उस इन्फिनिटी के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स जो सेटिस्फाई करते हैं सबको प्लॉट कर दे, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। ये है ना, इसको सीरियसली मत लेना, है ना, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। तो हम लिख दे ग्राफ नॉट टू स्केल, है ना, हम कोई, है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन यही है, ये क्या हुआ, एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, है ना। तो अगर हमने कहा कि देखो इन्फिनाइट वैल्यूज, इन्फिनाइट सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई है जो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो अगर हम उस इन्फिनिटी वाला सेट के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, हम हर एक भिन्न भिन्न कोऑर्डिनेट जो इन्फिनाइट सेट में लाई करता है, जो सेटिस्फाई करता है, सबको प्लॉट करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना। सो वैसे ये स्ट्रेट नहीं है मेरा, जैसे यहाँ 13 हो गया, इसको सीरियसली मत लेना, हम फ्री हैंड बना रहे, लेकिन चीज़ यही है। चलो, सो तो ये हो गया एक तरीका कि हमने एक इक्वेशन लिया, उससे एक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन इन, है ना, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अब एक कंडीशन नहीं है, समझ लो अगर मेरे पास दो कंडीशन है, तो हम कंडीशन 1 के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाए, कंडीशन 2 के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाए, और हम बोले दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, मतलब दोनों, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यूज है वो मतलब
साइमल्टेनियसली मतलब ऐसा नहीं है, समझ लो अगर हमने x प्लस वाई बराबर 5 लिया और 2x प्लस वाई बराबर 7 लिया, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि x और y को जो ऐसा वैल्यूज हमें लेना है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे। अब जैसे हम अगर x बराबर 1 लेंगे, y बराबर 4 लेंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। तो x बराबर ये जो है ये इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं करता है, है ना। ये इक्वेशन 1 को, तो क्या ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, देखो इसका यूज़ कब पड़ता है, जब दो कंडीशन, तो कंडीशन 1 के लिए इक्वेशन 1 है, कंडीशन 2 के लिए इक्वेशन 2 है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशन x और y का मैं ऐसा पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू लेना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, मतलब दोनों इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए, तो ये इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई करता है, तो क्या ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, नॉट साइमल्टेनियस सोल्यूशन। सिमिलरली हमने ले लिया x बराबर 7 और y बराबर -2, सो अगेन ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन 2 को नहीं करता है, तो ये साइमल्टेनियस सोल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिमिलरली हमने ले लिया x बराबर 1 y बराबर 5, तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करता है लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये साइमल्टेनियस सोल्यूशन नहीं है। अब हम लेते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3, तो ये इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है, तो ये हो गया साइमल्टेनियस सोल्यूशन, ये हो गया साइमल्टेनियस सोल्यूशन। अब मेरा इस चैप्टर का जो पूरा मकसद है वो इस साइमल्टेनियस सोल्यूशन को ही निकालना है। अच्छा, मैंने जो ये पूरा मेथड लगाया ये होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो हमने मेथड लगाया ना यहाँ पे कि हम अलग अलग वैल्यू भर्रा में, इसको हम लोग भर्रा मेथड भी बोलते हैं, लेकिन इसको फॉर्मली हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है कि आप भर्रा मारो, पहले x = 1 लिया, 4 लिया, देखा ये किया, ये नहीं किया, फिर 7 - 2 लिया क्योंकि वो इक्वेशन 1 ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन वो इक्वेशन 2 नहीं किया, फिर इसको लिया, ये इक्वेशन 2 तो कर रहा है, लेकिन फिर x = y = 3 लिया, ये 1 और 2 दोनों कर दिया, इत्तेफाक से ये दोनों कर दिया, तो मेरा हीट एंड ट्रायल, तो ये होता है हीट एंड ट्रायल मेथड कि आप अलग अलग वैल्यूज़ लेके देखते हो कि कहाँ सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन ये मेथड जो है ये फालतू मेथड है। If you use this, then you will get ठीक है, you will get 0 marks। आप हीट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, जितना भी अगर आपको चमक भी गया, आपको देख के भी चमक गया कि नहीं यहाँ पे 2, 3 रखने से, आपको एक फॉर्मल तरीका से आपको सॉल्व करके दिखाना होगा कि कैसे आया है ना। आप तो हीट एंड ट्रायल एक तरीका होता है, ये जब आप हायर क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे, तो वहाँ
हीट एंड ट्रायल को हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि वहाँ पे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा होता है। वहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना मकसद नहीं होता, वहाँ आपका मकसद होगा कुछ इंटीग्रल सॉल्व करने, कुछ डिफरेंशियल करना, वहाँ आपका मकसद साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं होता। लेकिन बीच में अगर आपको सॉल्व करना पड़ गया कोई वजह से, तो वहाँ पे आप हीट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का कोई ये नहीं है। लेकिन ये एक तरीका होता है, लेकिन ये एक फॉर्मल तरीका नहीं है, ये फॉर्मल तरीका नहीं है। अगर बहुत सिंपल सा केस भी है, ऐसा ये भी केस है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक्स का वैल्यू ये लेना, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मल तरीका नहीं, आपको सॉल्व करके दिखाना हो कैसे कैसे आया, कैसे हुआ, समझ। ये फालतू मेथड इसीलिए भी है क्योंकि अगर समझ लो मेरा पास कुछ ऐसा इक्वेशन है 51y बराबर 99 7x प्लस 38y बराबर 218। अब इसमें आप हीट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे बोलिए, इसमें आप हीट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे? इसमें तो आप हीट एंड ट्रायल लगा लेंगे, लेकिन आप इसमें हीट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे? तो हमें एक फॉर्मल तरीका चाहिए होता है, हमें एक फॉर्मल तरीका चाहिए होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल तरीका है ना। तो देयर आर 3 ways to solve formally। तब गलती से भी ऐसा मत कर देना, अगर इतना सिंपल केस भी है कि आपको दी है एक्स क्या होगा, तब भी आपको फॉर्मल तरीका से सॉल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि उस पर मार्क्स है। लेकिन हाँ, जब आप हायर क्लासेस में होंगे 11 और 12 में, तो वहाँ हीट एंड ट्रायल यूज़ कर लीजिए, अगर क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर नहीं देखेगा कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में कितना माहिर है, उसको नहीं मतलब है। उस समय अलग चीज़ें टेस्ट किया जाता है। लेकिन 9 और 10 में हीट एंड ट्रायल कर देना कहीं पे भी बहुत बड़ा कर्स है, पूरा बर्बाद हो सकते हैं आपको फॉल्व, क्योंकि एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं, मतलब वो टेस्ट करते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते सॉल्व में। सो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इन 9 and 10 you to show फॉर्मली, आपको फॉर्मली करके दिखाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। अगर सवाल में कहीं आपको साइमल्टेनियस, तो एग्जामिनर ने जानबूझ के सवाल वैसा दिया है कि आपको कि वो देख सके कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, आपका अंदर है ना। तो इसीलिए, लेकिन है ना, तो चलो अब क्या 3 फॉर्मल वेज होते हैं जो आपको यूज़ करना है। तो पहला वे होता है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वे होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड होता है वो बहुत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। है ना। तो ये 3 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, है ना। तो आप अपना पूरा 9-10 का जो पीरियड है, इसमें आप कभी भी हीट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, यहाँ आप फॉर्मली सॉल्व करेंगे। कौन 3 तरीका से? सब्स्टिट्यूशन लगा के, या तो एलिमिनेशन लगा के, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के। अच्छा, इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट है ना, जो हम प्रीफर करते हैं हमेशा, वो है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन कभी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना भी कोई
नुकसान का चीज़ नहीं है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक जो होता है ये सिली मिस्टेक का आता है, इसमें सिली मिस्टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है ना ये थोड़ा सिली मिस्टेक का आता है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल कोएफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। आप जैसे यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट्स भारी है 100x 51 38 99 218, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अवॉइड किया जाता है क्योंकि इससे सिली मिस्टेक होता है। लेकिन जैसे ये केस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा। और हम ऐसा क्यों बोल रहे, जब हम तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अपने ही आप एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ पे क्या लगाना है, और आपको हर बात समझ में आएगा कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों हेल्पफुल है, ये भी बात आपको समझ में आएगा। ये एक प्री इंसाइट हमने दे दिया। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक बार हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें कि हो क्या रहा है। तो जैसे हमने बोला कि एक लीनियर इक्वेशन एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो समझ लो एक लीनियर इक्वेशन है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो एक लीनियर इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन एक पर्टिकुलर यूनिक लाइन से रिप्रेजेंट होता है ना। एक हम यहाँ एक बात बोल देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। और जो तो ये इक्वेशन 1 हो गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये उन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या उन सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वेशन 1 को सैटिस्फाई करता होगा। सिमिलरली लाइन 2 में जो पॉइंट्स आते हैं वो उन सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वेशन 2 को सैटिस्फाई करते होंगे। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ये इक्वेशन 1 में भी आया है और इक्वेशन 2 में भी आ रहा है। मतलब इक्वेशन लाइन 1 में भी ये पॉइंट लाई करता है, लाइन 2 में भी लाई करता है। मतलब ये इक्वेशन 1 को भी सैटिस्फाई करता है, इक्वेशन 2 को भी सैटिस्फाई करता है। ये लाइन 1 में भी आता है ये वाला पॉइंट जिसको हमने ऐसे गोला किया, ये लाइन 1 में भी ये पॉइंट लाई करता है, मतलब ये इक्वेशन 1 को सैटिस्फाई करता है। ये वाला पॉइंट लाइन 2 में भी लाई करता है, मतलब ये इक्वेशन 2 को भी सैटिस्फाई करता है। तो ये लाइन 1 में भी लाई करता है, लाइन 2 में भी लाई करता है, मतलब इक्वेशन 1 को भी सैटिस्फाई करता है, इक्वेशन 2 को भी सैटिस्फाई करता है ना। तो यही जो पॉइंट है यही हो गया मेरा साइन। तो ये इस इक्वेशन 1 को भी सैटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 को भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग तो ये मतलब तो ये साइमल्टेनियस सल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, तो यही हुआ मेरा साइमल्टेनियस सल्यूशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया मेरा साइमल्टेनियस सल्यूशन, क्योंकि ये दोनों बिकॉज इट इज सैटिस्फाइंग बोथ इक्वेशन। तो ये साइमल्टेनियस सल्यूशन हुआ और हमारा है ना। सो यही वाला बात है, तो यही हो गया मेरा साइमल्टेनियस सल्यूशन। और मेरा पूरा चैप्टर का एम जो है इस साइमल्टेनियस सल्यूशन को निकालना है। इसके लिए हम लोग ये 3 मेथड यूज़ करते हैं, और ये जो चौथा मेथड होता है
ये जो मेथड होता है ये होता है ग्राफिकल मेथड, इसको हम लोग अपना चौथा मेथड बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, लेकिन ये हम लोग यूज़ नहीं करते। अगर आपको स्पेसिकली बोलेगा कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो आपको ग्राफ पेपर देगा, आप ग्राफ पेपर में ऐसे ड्रॉ करके आप सॉल्व करना, है ना। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। लेकिन हम लोग जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे ये 3 मेथड पढ़ेंगे। ये चौथा मेथड भी हमारा सिलेबस में होता है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग खासकर ग्राफ पेपर लेके बैठ के ही नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा यूजिंग ग्राफ पेपर सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब हम जाके एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस ग्राफ पेपर में हम स्केचिंग करके पॉइंट्स प्लॉट करके लाइन बना के इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ के मतलब है ना सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये चौथा मेथड हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमें क्वेश्चन में मेंशन है यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसा सवाल में लिखा है यूजिंग ग्राफ पेपर, तब हम ग्राफ पेपर मांगेंगे और उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा इस चैप्टर में जो फोकस होगा वो इन 3 मेथड्स को सीखने में होगा, इन 3 मेथड्स पे कमांड करने में होगा, क्योंकि यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड so we are ending it for today over here. Bye bye.